आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। आज का जो दिन है वो हमारे और आपके लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये वेट आज ओवर हुआ। और मैंने आप लोगों को जैसे प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग आपको 11-12 नीट के कोर्सेज़ प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे आप लोगों को। थोड़ा समय हुआ उसके मतलब थोड़ा देर हुआ, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। थोड़ी अरेंजमेंट, थोड़े ऑफलाइन क्लासेस के जो भी अरेंजमेंट चल रहे थे उसमें थोड़ा समय लगा, बट आज से हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करें। ऑल्टरनेटिव क्लासेस चलेंगे, जैसे आज अगर मैं 11th का क्लास रिकॉर्ड करता हूं तो अगले दिन 12th का क्लास दूंगा, 11th फिर 12th, 11th फिर 12th। और जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो हम डेली बेसिस पे दोनों क्लासेस के वीडियोस, लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो लेक्चर्स होंगे, जो वीडियोज़ होंगे, वो मेडिकल बेस्ड होंगे। कोई भी मेडिकल एंट्रांस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हों, उसके लिए आप उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप नीट और एम्स और कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आप पढ़ेंगे। जब आप उसकी तैयारी करते हैं या उसके वीडियोस देखते हैं या उसकी पढ़ाई करते हैं तो ये जो बोर्ड्स या फिर दूसरे नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी आसान हो जाते हैं, काफ़ी ईजी हो जाता है इन एग्ज़ाम्स को देना। तो मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस को काफ़ी प्रिसाइज वे में, काफ़ी ठीक से, ढंग से, टाइम पे ले जाके आपको ख़त्म करें और आपके साथ बने रहें। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। हम आप पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सके। देखिए, बात ये है कि आज के टाइम पे ऑफलाइन, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। फिर आप किसको चुनें, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको जिनकी पढ़ाई समझ में आती है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई शक नहीं है। आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा, आपके लिए जो भी बेनिफिशियल हो हम आपको प्रोवाइड करें। तो आज से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहले से कुछ लाइंस लिखे हैं ताकि थोड़ा कम टाइम लगे और आपको मैं बेहतर समझा पाऊँ, समझाने में ज़्यादा फोकस करूँ। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को अपग्रेड करेंगे ताकि टाइम किलिंग जो है वो कम हो सके। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप खुद की पढ़ाई स्टार्ट करें। और अभी CBSE वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उनको सबसे पहले विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आए और आप जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बच जाता है इन वास्ट सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन है, फ्री लेक्चर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको घर बैठे जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा। आपने जो लव एंड सपोर्ट हमें दिखाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें यही प्यार दिखाते रहें और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंटरमीडिएट से। जब आप इंटर में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या लेके पढ़ें। तो आप जो स्टूडेंट्स बायो लेके पढ़ रहे हैं, आप ऑब्वियसली आपका स्ट्रीम क्या होगा, साइंस होगा। साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज। सबसे पहले इस बात को क्लियर करिएगा। साइंस खुद में एक मीनिंग है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड, साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। और इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और साइंस को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ज़रा देखिए, जो लोग लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे वो साइंटिया कहते थे, अंग्रेज साइंस कहते हैं, हम इसको विज्ञान कहते हैं। तो सबके भाषाएं अलग अलग है, लेकिन सबका अर्थ जो है, मीनिंग सबका एक ही है। तो एक्चुअली में साइंस का मतलब ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। साइंस में हम करते क्या है, हम जिस चीज़ के बारे में, मतलब अगर हमको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, कोई चीज़ कैसे काम करता है, कैसे बना है, तो उसको कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में। जैसे मान लीजिए ना, ये मार्कर है, तो इसको बनाया कैसे जाए, इसमें कौन सा केमिकल यूज़ होगा, इसको क्या शेप दिया जाए, तो इसके लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है वो आपको साइंस से मिलेगी। तो साइंस क्या है, तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में साइंस है। जैसे मान लीजिए आप अभी घर पे बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही होगी, फ़ैन चलाया होगा आपने, तो ज़रा सोचिए फ़ैन से हवा निकलने के पीछे का साइंस क्या है। तो हमेशा ये बात बोलते हैं ना हम कि इसके पीछे का साइंस क्या है, यानी कि इसके पीछे का ज्ञान क्या है। फिर हम उसको एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं।
तो साइंस के बायो सेक्शन में हम किस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के बारे में सारी चीज़ों, मतलब लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं हम बायोलॉजी में उसको स्टडी करेंगे। बाकी दो चीज़ें बच जाती हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो नॉन लिविंग पार्ट है साइंस का, और लिविंग पार्ट को कहाँ स्टडी करेंगे? बायोलॉजी में। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी इटसेल्फ इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। बायो में एक वर्ड है, बायो जो है एक्चुअली में बायोस था, जिसका मतलब होता है लाइफ, और जो लोजी है इसका मतलब होता है स्टडी। ग्रीक में बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोजी मतलब स्टडी होता है। ये वर्ड लोगस से आया है, लोगस कह सकते हैं या लोगोस कह सकते हैं, इसका मतलब भी नॉलेज होता है ग्रीक में। बात समझ रहे हैं? तो हमारे आज साइंस में जो भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन क्या है, इटिमोलॉजी जो है वो है ग्रीक या फिर लैटिन, क्योंकि ये ओल्ड लैंग्वेजेस है, पुरानी लैंग्वेजेस हैं, तो इनसे नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ से हिंदी नाम दीजिएगा जीव विज्ञान, तो अंग्रेज कहेगा कि लाइफ साइंस दे दो, क्योंकि अंग्रेजी शब्द लाइफ साइंस है। चाइनीज़ भी कहेगा मेरा नाम दे दो। भाई ऐसे लैंग्वेज से वर्ड लेके आओ जो यूज़ ही नहीं होता है, जिसके पीछे कोई झगड़ा ही नहीं रहे, तो इसीलिए ये सारे वर्ड्स होते हैं। अब भाई हम लोग जब बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, और अभी मैंने बताया कि हम लोग इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और उससे भी पहले ये समझना होगा कि लाइफ क्या होता है। सो बायोलॉजी मैं एकदम बेसिक से आपको लेके चलूँ, एकदम बेसिक से, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है कि बाप रे जल्दी जल्दी पढ़ना है, ख़त्म करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब तक चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे, आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, और जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा आप बर्डन लेके पढ़ेंगे, मतलब बस पढ़ना है, कैसे भी ख़त्म करना है। सबसे पहले किसी चीज़ को ध्यान से, प्यार से उसको करने के लिए आपका उसमें इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसको सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग एकदम बेसिक से बहुत ही प्यार से स्मूथली चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ क्या होता है। 11th का सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। आखिर की लिविंग वर्ल्ड यानी कि ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लाइफ हो। तो सबसे पहले समझते हैं लाइफ क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं लाइफ होता क्या है, तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइफ को आप अकेले डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो खटाक से आप बोल देंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय ग्रीन प्लांट्स। तो इसका तो अपना एक डेफिनेशन है, लेकिन लाइफ को लोनली आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि लाइफ का कोई केमिकल कंपोजिशन है। मतलब आप लाइफ को लैब में नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ चाय बनाने के लिए, तो आप जल्दी से किचन में जाइएगा, दूध, चीनी, चाय पत्ती यूज़ करके चाय बना के लेके आके दे दीजिएगा। लाइफ को अगर आपको कहा जाए लाइफ बना के लेके आइए, तो आप लाइफ नहीं बना सकते। लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता है कि मेरे अंदर, आपके अंदर और हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें लाइफ है। लाइफ को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें लाइफ है, इसीलिए हम लिविंग हैं। तो लाइफ कैसे है, क्या है, कैसे पता चलेगा? तो लाइफ को तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ अदर एक्टिविटीज़ है, उसको देख के ये बता सकते हैं कि उसके अंदर लाइफ है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी मतलब मेरे बॉडी मूवमेंट आप देख रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स देख रहे हैं, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मैं अपने हार्ट बीट को फील कर सकता हूँ, और भी कुछ चीज़ें मैं महसूस कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे बॉडी में हो रही हैं, आपके बॉडी में हो रही हैं, या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में हो रही हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि उसके अंदर लाइफ है। देखिए, लाइफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि ऐसा नहीं कि दिमाग में लाइफ है, हार्ट में लाइफ है, किडनी में लाइफ है। हमारा जो बॉडी है ना, वो करोड़ों खरबों सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो एक एक सेल्स के अंदर लाइफ है। दैट मीन्स एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। अगर आपके बॉडी में खरबों सेल्स हैं तो उनका अपना लाइफ है, लाइफ एक नहीं है।
सो मेरे अकॉर्डिंग लाइफ इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइफ एक एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा। और इस एनर्जी को यानी कि इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए? लाइफ चाहिए। मार्क माई वर्ड, हमारे अंदर जो लाइफ है इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आपके बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो आप क्या करते हैं? आप पानी पीते हैं, क्योंकि पानी की कमी को पानी पूरा कर सकता है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी में जो लाइफ चल रहा है उसको मेंटेन रहने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई हम लोग खाना खाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम जिंदा रह सके इसीलिए हम दूसरी चीज़ों को मारते हैं, वी किल अदर थिंग्स। ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर लाइफ होता है। अब कहाँ से लेके आते हैं खाना? पेड़ पौधों से, जानवरों से। दिस इज़ द फैक्ट। हम जिंदा रह सके तो दूसरे को मरना होगा। लॉयन को जिंदा रहना है तो डियर को मरना होगा, यानी कि शेर को जिंदा रहना तो हिरन को मरना होगा। यानी कि उसके अंदर का जो लाइफ है, दैट मीन्स उसके अंदर का जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगा लॉयन में, तभी वो लॉयन जिंदा रह पाएगा। तो ये होता कैसे है? ये प्रोसेस फूड के जरिए होता है। हम जिंदा रह सके यानी कि हमारे अंदर जो लाइफ एनर्जी है वो तभी मेंटेन रह सकता है जब हम दूसरे किसी को खाएंगे, क्योंकि उसके अंदर फूड है, उस फूड में एनर्जी है। क्लियर है ये बात? तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वाले लाइन को ज़रा सा क्लियर करिएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय केमिकल रिएक्शन। देखिए, मैंने बताया ना, लाइफ को अकेले डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब लाइफ का अपना पर्सनल कोई डेफिनेशन नहीं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन है किसका? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का। बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल। ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जो है क्या करता है? एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय केमिकल रिएक्शन। ये सारे केमिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, तो जाकर के हम ये बता पाते कि उसमें लाइफ है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया, खाना क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा। तो ये किन चीज़ों से मिल करके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बॉडी में जाने के बाद ये क्या होगा? इनका केमिकल रिएक्शन होगा, तभी तो जाकर के बॉडी में क्या देते हैं, जो जिसका जो ज़रूरत है बॉडी उसको उस तरह से यूटिलाइज करता है। तो बॉडी लाइफ जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी बायोमोलिक्यूल्स। और ये कैसे बताता है कि हम जिंदा हैं? तो ये एक्सप्रेस करता है, रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ करता है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया होगा और वो खाना ब्रेक डाउन हो करके मुझे एनर्जी दे रहा है बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बाद ये जो एक्सप्रेस कर रहा है लाइफ कि तुम जिंदा है ना। अगर मैं डेड हो जाऊँ, कुछ भी खाऊँ, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फिर कहता है कि ये रिएक्शन कैसे होता है, मतलब ये रिएक्शन होगा तो क्या क्या होगा। बॉडी में आपने इतना मॉलिक्यूल्स भेज दिया तो रिएक्शन रिएक्ट कैसे करेंगे। ये रिएक्शन जो है कोई ग्रोथ को लीड करेगा, कोई डेवलपमेंट दिखाएगा, कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा और कुछ एडेप्टेशन दिखाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है जो मैंने नीचे लिखा है और एक एक करके हम सबको डिफाइन करेंगे। देखिए, तो कहते हैं दीज फीचर्स आर सेड टू बी living organism. These features are said to be living organisms features which they exhibit. ये सारे जो फीचर्स हैं आर सेड टू बी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीचर विच दे एग्जिबिट। ये सारे फीचर्स किन में होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होंगे। दूसरे किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये फीचर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसमें ग्रोथ नहीं होगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, एडेप्टेशन नहीं होगा। जो चीज़ें हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। नो सिंगल ट्रेट ऑफ लाइफ कैन डिस्टिंग्विश अ लिविंग बीइंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आप किसी एक फीचर को लेकर के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में अंतर नहीं निकाल सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप सड़क से गुजर रहे हैं, आपने एक चीज़ देखा, वो सीधा खड़ा है,
सीधा खड़ा, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, और आप सीधा कह देते हैं कि उसमें मूवमेंट नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स ही हैं, प्लांट ही आपको दिखेंगे, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, एक जगह खड़ा है, तो क्या उसमें लाइफ नहीं है? उसमें लाइफ है। तो लाइफ को, मतलब लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपस में लेके आना होगा, तब जा कर के सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ निकालना होगा। जो मान लीजिए 2 3 4 फीचर्स वो उन चीज़ों में दिख गए तो उसको हम साइड करके बोलेंगे भाई तुम लिविंग हो, नहीं मिला तो तुम नॉन लिविंग हो। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ये कहिएगा कि सर ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स में होता है, तो केवल इसके बेसिस पे क्या एक ऑब्जेक्ट को आप लिविंग और नॉन लिविंग बता सकते हैं? सीधा बात यही है। क्या ग्रोथ कह के आप ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग? नहीं बता सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, जिनमें ग्रोथ होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक अकेला ट्रेट यानी कि कैरेक्टर लेकर के आप लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कोई अंतर नहीं निकाल सकते। अब देखिए कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो लिविंग थिंग्स दिखाते हैं, जो लिविंग थिंग्स में देखा जाता है ना? फीचर्स विच आर एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए, सबसे पहला फीचर है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। आपसे बचपन में बहुत बार पूछा जाता होगा कि ज़रा बताओ तो लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं, है ना? तो आप सीधा बता देते थे, लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स एक्सपायर, लिविंग थिंग्स थिंक, लिविंग थिंग्स स्पीक। जनरल फीचर्स जो है हम लोग बता देते थे। लेकिन अगर आपसे सीक्वेंस में जाने के लिए कहा जाए तो देखिए, तो सबसे पहला फीचर ये बताने के लिए कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि क्या वो सेल से मिलकर के बना है, या फिर क्या उसमें सेल है, सेल जैसी कोई चीज़ है। अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे, बाकी फीचर्स को भी देखेंगे कि उसमें है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो अगर यहीं पे कोई चीज़ फेल हो जाए तो कहेंगे इसमें लाइफ नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस इज़ द डस्टर। ठीक है, डस्टर जो है आप इसका पीछे का पोर्शन देख सकते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ वुड। आपको पता है ये सेल से मिलकर के बना हुआ है, मतलब ये सेल्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज दीज आर डेड सेल्स। इट हैज़ नो मोर लाइफ, इसके पास अब कोई लाइफ नहीं है। तो सेल होते हुए भी, अब तो सेल है तो भाई क्या ये लिविंग है? नहीं है। तो कब पता चला कि ये लिविंग नहीं है? आगे बढ़ने के बाद ऑर्गेनाइजेशन देखा तो यहाँ पे भी ये जो है ये खड़ा उतर जाएगा। सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताऊंगा, सेल टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये जो लकड़ी, इट्स अ काइंड ऑफ टिश्यू, यहाँ भी पास कर गया ये डस्टर। तो क्या लिविंग है? नहीं। तो एक स्टेप और आगे बढ़िए। एनर्जी, क्या इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? खाना पानी की ज़रूरत है इसको? नहीं है। तो फेल हो गया यहाँ पे। इसीलिए मैंने पहले बताया कि लाइफ को सिंगल ट्रेट से डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन शुरू करेंगे सेल से। अब मैं आपको और क्लियर करके बताता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मार्कर। क्या ये मार्कर सेल से बना है? तो बिल्कुल कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये तो प्लास्टिक है, ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो यहीं पे फेल हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि क्या कोई ऑब्जेक्ट सेल से मिल करके बना है। यहाँ पे अगर वो पास होता है तो बाकी के फीचर्स भी देखेंगे, लास्ट तक जाएंगे जब तक उसका नहीं मिल जाता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा सेल के बारे में आपको बता दूँ। सेल जो है ये किसी भी लिविंग थिंग का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बना होगा। स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है बनाने वाला, फंक्शनल का मतलब होता है काम करने वाला। कैसा काम? अभी आपके बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा चीज़ सेल के अंदर हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब सेल कर रहा है। ये सब क्या है? मसल्स जो है एक तरह के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ये बॉडी जो है सेल से मिलकर के नहीं बना है, बॉडी ही सेल है। ये पूरा बॉडी ही एक सेल है। ऐसा है कि जो पूरे सेल्स हैं ये बड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है तैयार हैं।
जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ढंग से है, प्रॉपर वे में है, तो बस ये एक बॉडी बन गया। बॉडी दिखता है तो सेल ही। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पक्का वो सेल से मिल करके बने होंगे, ठीक है, याद रखिए। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, यानी कि आप अपने बॉडी को तोड़ते जाइए। तोड़ते का मतलब है, जरा देखिए कि पहले क्या दिख रहा था, आपको ये बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा अंदर जाके देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको टिश्यूज़ दिखाई देंगे। टिश्यूज़ से और नीचे जाइएगा तो आपको सेल्स दिखाई देंगे। उसके नीचे भी आप जा सकते हैं, लेकिन सेल को तोड़िएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगा। सेल के बाहर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट वो सेल के अंदर होते हैं, एक आध को छोड़कर। तो याद रखिएगा, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो सेल के नंबर के बेसिस पे, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और दूसरे जो टाइप है वो है मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। यूनिसेल्यूलर, इनमें क्या होता है, सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है ना, पैरामीशियम है, ईस्ट है, एल्गी है। तो ये सारे के सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और हम लोग जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। देखिए बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। जिंदा रहने के लिए सेल चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर सारा काम होता है। सेल क्या है, तो एक कंपार्टमेंट। देखो जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो ये तो बाहर से दिख रहा है ना, जिंदा रहने के लिए सेल को बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे अभी जो तुम खाना खाए, ये खाना डाइजेशन के बाद ब्लड एब्जॉर्ब करके बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचा देता है। सेल्स खाना एब्जॉर्ब करने के बाद उनको ब्रेक करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें से एनर्जी निकालते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। सेल का कौन सा पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करता है, ग्लूकोज से एनर्जी निकाल करके देता है। उसी तरह से राइबोसोम्स है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता है ना। लाइसोसोम में कई तरह के एंजाइम्स बनाता है। तो सेल के भी अपने पार्ट्स होते हैं, और वे सारे पार्ट्स मिल करके इन सारे काम को करते हैं। और तब जब ये सारा काम प्रॉपर मैनर में होता है, तब जाकर के लाइफ मेंटेन रहता है। बात समझ रहे हैं? तो मान लीजिए कि अमीबा एक सेल है और एक ही सेल में उसका सारा काम हो जाता है। हमारे बॉडी में 100 खरब सेल्स हैं, सारे के सारे सेल्स अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पता है फ़र्क क्या है अमीबा और हम में, कि अमीबा अकेले रहता है, हमारे बॉडी में क्या है ना, हमारे बॉडी में भी सारे सेल्स अकेले ही काम कर रहे हैं, अकेले जिंदा रह रहे हैं, लेकिन हर एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड है, हर एक सेल दूसरे सेल से डिपेंड है। वो देखता है कि कोऑपरेशन मांगता है। अब से ब्लड सेल है, उसका काम अलग है, हार्ट का सेल है, उसका काम अलग है, किडनी का सेल, उसका काम अलग है। तो हमारे बॉडी में भी अलग अलग तरह के सेल्स हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि सब अलग अलग तरीक़ों से काम करके एक दूसरे को हेल्प करके लाइफ को मेंटेन रखते हैं। हर एक सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। हम मल्टी सेल्यूलर इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में एक साथ मिल करके काम करते हैं। अगर ऐसा हो पाता कि हम अपने बॉडी के सारे सेल्स अलग कर देते, सारे के सारे खरबों सेल्स को, तो सारे सेल्स अगर आपस में जिंदा रह जाते तो सब यूनिसेल्यूलर हो जाता। ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो लाइफ जब धरती पे शुरू हुआ तो यूनिसेल्यूलर से ही धीरे धीरे बढ़ करके मल्टी सेल्यूलर में हो गया। यानी कि मान लीजिए एक अकेला सेल पहले जिंदा था, अब वो डिवाइड करते 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 बहुत सारे नए नए सेल्स बना दिया, जगह जो है कम पड़ते गए। अब सेल्स आपस में क्या हो गए, मिलते गए। तो सब एक दूसरे के जब आस पास आने लगे तो क्या हो गया, ऑर्गेनाइज में एक साथ मिलकर काम करने लगे, सब एक दूसरे से चिपक गए। तो इस तरह से यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गए इवोल्यूशन और डेवलपमेंट के थ्रू। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, माने सेल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं करते, जानते क्यों? क्योंकि उसमें सेल जैसे कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होता। उसके बारे में बात होगी। तो वायरसेस को लिविंग एंटाइटी में नहीं रखा जाता है। क्यों जानते? क्योंकि सेल नहीं होता है। तो मैंने बताया ना आपको, सेल होता तो वो भी लिविंग हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो फीचर है वो है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए
अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले करके उसको राइट डाउन कर सकते हैं। वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, अभी मैं उसी के बारे में आपको बता रहा था। अमीबा का तो एक सेल में काम चल गया है ना, लेकिन अगर क्या हो कि बहुत सारे सेल्स आपस में जो है मिल करके काम करना चाहते हैं, ये सारे सेल्स आपस में मिल के काम करना चाहते हैं, तो ये सब सेल जो है ना एक एक स्ट्रक्चर बना देगा, सब मिल जाएगा सेल, क्योंकि अकेले तो नहीं है। बस समझ। अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मिल्क जब अलग है तो अकेले मिल्क है। मान लीजिए मिल्क को एक तरह का सेल मान लीजिए तो मिल्क है। टी को एक तरह का, टी लीव्स को एक तरह का सेल मान लीजिए, वो अलग है। चीनी को, शुगर को एक तरह का सेल मान लीजिए, अलग है। लेकिन तीनों जब आपस में मिल गए तो ये चाय बन गया। दिख रहा है? तो उसी तरह से बहुत सारे सेल जब आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई चीज़ बनाएगा, मतलब जो चीज़ बनाएगा उसको अलग नाम देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टिश्यू। तो सेल्स आपस में मिलकर के, एक जैसे सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सारे मल्टी सेल्यूलर में जो कॉम्प्लेक्स हैं, आपको अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे जो बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। अब अलग अलग टिश्यूज मिलकर के क्या करेंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। जैसे हमारे बॉडी में वी हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स, लाइक देखिए हार्ट जो है हमारा, वो किसी खास तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ होगा, जैसे कार्डियक सेल से मिलकर के बना हुआ, तो उसका स्ट्रक्चर बाकियों से अलग है क्योंकि उसका सेल अलग है। ब्रेन अलग तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो ब्रेन एक टिश्यू है, टिश्यू या फिर ऑर्गन है। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स मिलकर के और कनेक्टिव टिश्यूज मिलकर के ब्रेन बनाया होगा। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यूज। और टिश्यू जब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिजाइंड हो जाएगा तो वो बना देगा ऑर्गन। फिर टिश्यूज जब आपस में बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो मैंने बताया ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन मतलब बॉडी का कोई एक पार्ट। अब देखिए, अब कुछ पार्ट्स मिल करके क्या करेंगे, किसी एक काम को, मतलब किसी एक काम का जिम्मेवारी ले लेंगे, कहेंगे हमको ये काम दे दो करने के लिए बॉडी को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए लेट अस टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, लंग्स। देखिए ये एक तरह का अलग ऑर्गन हो गया। विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, नोज, इन ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग तरह के सेल से मिलकर के बने हुए हैं, लेकिन इनका काम एक है, एयर को बॉडी में लेके जाना और उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेना और बॉडी के CO2 को बाहर निकाल के फेंक देना। तो काम क्या है, एक ही है। फिर एक और सिस्टम के बारे में मैं बता दूं, ऑर्गन सिस्टम में देखिए, ऑर्गन सिस्टम क्या है, अलग अलग ऑर्गन शामिल होंगे और किसी एक काम को करेंगे सारे मिल करके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करिए, माउथ में भी कई सारे पार्ट्स, टीथ है, टंग है, सेलिवरी ग्लैंड्स है। थोड़ा नीचे जाइए यहाँ से, फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स कोई ऑर्गन नहीं, ये कैविटी है, मतलब एक खाली जगह। उसके बाद आपको एक मिलेगा फूड पाइप पीछे, ये आगे तो ट्राई किया। फूड पाइप से खाना होते हुए आपके स्टमक में जाएगा, खाना स्टमक में स्टोर होगा, डाइजेशन होगा वहाँ पे उसका। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इन सब का काम एक ही है, डाइजेशन का। देख रहे कितने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, कितने अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स जब मिल करके किसी एक काम को पूरा करें तो उस ऑर्गन्स को मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो आपको क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बोले तो एक कंप्लीट लिविंग थिंग बन जाएगा। और ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्जन ये काफ़ी एडवांस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, मतलब जो काफ़ी एडवांस है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एनर्जी, जो मैंने पहले ही आपको बताया, लाइफ को मेंटेन करने के लिए वी नीड एनर्जी, वी नीड एनर्जी।
देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे बॉडी में लाइफ मेंटेन रह पाएगा। इसीलिए हमारे बॉडी में हम खाना खाते रहते हैं। खाना खाते रहते हैं मतलब खाना ही हमारे बॉडी का क्या है, बेस है, क्योंकि वो फूड से हमें एनर्जी मिलता है। और हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, बोले तो लाइफ है, वो लाइफ तभी मेंटेन रह पाएगा जब हम एनर्जी लेते रहेंगे। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट केवल लिविंग थिंग्स को है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट लिविंग थिंग्स को है, अगर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन सारे फीचर्स के साथ साथ, तो उसको लिविंग में कंसिडर करेंगे। देखिए, लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट वी हैव होम्योस्टेसिस। समझिएगा ज़रा, होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखिए, होम्यो का मतलब होता है एक समान, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंड विथ, मतलब एक यूनिफॉर्म सिचुएशन में बॉडी को रखना। ये इसको समझिएगा ज़रा, ज़रूरी है। देखिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है, उसका अपना एक वातावरण होता है। उस एनवायरनमेंट को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बॉडी को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर बॉडी को उससे फ़र्क पड़ता है, दैट मीन्स मान लीजिए बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो बॉडी अगर उसके साथ साथ बदलेगा तो मतलब आप बीमार पड़ रहे हैं। तो बॉडी भरसक कोशिश करता है कि वो अपने अंदर का जो एनवायरनमेंट है एज इट इज़, यानी कि जैसे को तैसा बनाए रखे। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। देखिए, अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा, है ना, तो हम जो ह्यूमंस हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कह सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का भी एक टेम्परेचर जो है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। इससे अगर कुछ भी बढ़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का भी ज़्यादा है, तो हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा। हमारा बॉडी क्या करेगा जानते हैं, पसीना निकालना शुरू करेगा, यानी कि स्वेटिंग करेगा। जानते हैं क्यों? जब बॉडी से पानी निकलेगा पसीने के फॉर्म में, तो जब वो पसीना सूखेगा, तो आपने देखा होगा कि जब पसीना सूखता है तो यू फील कूल, आपको ठंडा फील होता है ना। तो आपका बॉडी जब पसीना सूखेगा तो बॉडी ठंडा होगा। इससे क्या होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर फिर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे गिरेगा। तो बॉडी ने क्या किया, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए रिएक्ट किया, पसीना निकाला। ठीक उसी तरह से ठंड के दिनों में जब बाहर बहुत ठंडा होता है, तो बॉडी उसके प्रभाव में ना आते हुए बॉडी कांपने लगता है। क्यों कांपता है? क्योंकि वाइब्रेशन होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हमेशा मेंटेन रखना चाहता है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स मुझे देने दीजिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि कई बार अनवांटेड चीज़ों को खा लेते हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत आपके बॉडी को नहीं है ना। टेस्ट की वजह से या फिर फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं घूमने गए, तो हम बॉडी के डाइजेशन के अगेंस्ट जा करके, बॉडी की कैपेसिटी के अगेंस्ट जा करके बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो बॉडी क्या करता है बताइए, या तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, या इनडाइजेशन हो जाएगा, या कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों? बॉडी मेंटेन करना चाहता है। मान लीजिए आप ऐसा कुछ खा लिए जो बॉडी नहीं रखना चाहता, क्योंकि उससे उसका एनवायरनमेंट बिगड़ सकता है, तो उसको बॉडी क्या करेगा, तुरंत भागो तू यहाँ से। तो आपको बार बार कहेगा तू जाओ बाथरूम जाओ, ताकि उसको निकालो यहाँ से, क्योंकि बॉडी अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना चाहता है। वैसे ही सारी चीज़ों को नहीं ले लेगा अंदर। और एग्जांपल देखिए, बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई फॉरेन एजेंट घुसता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, तो बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, और हमारे बॉडी का सिस्टम अलग है। तो इन दोनों में मेल नहीं बनता। तो इसीलिए इस समय भी क्या हुआ, आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट बिगड़ गया, तो भी आप बीमार पड़ जाइएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? अब इस डस्टर को या इस मार्कर को चाहे ठंडा में रख दीजिए या गर्मी में, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, ये पसीना नहीं निकालेगा, नहीं थरथराएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये लिविंग नहीं है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब बॉडी के एनवायरनमेंट को यूनिफॉर्म मैनर में लेके चलना, बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग लेके चलना। तो लिविंग थिंग्स अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको जैसे बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कुछ बदलाव हो तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक कर लेते हैं।
दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। क्योंकि देखो अंदर बहुत सारा काम होता है, तो उन सारे काम होने के लिए हमेशा एक एनवायरनमेंट, मतलब परफेक्ट यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो उसी में काम कर सकते हैं। तो इसलिए इन एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ। देखिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, इसीलिए ग्रोथ को रखा गया। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्या ये डिफाइन कर रहा है लिविंग थिंग को? तो नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया था, अब आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ग्रोथ जो है, आपने अपने घर के आसपास ज़रा देखना, तो कल निकलना बाहर ना, तो देखना कि घर के बगल में कूड़ा फेंका होगा, ठीक है। अब फिर एक सप्ताह के बाद देखना वो कूड़ा जो है वो पहाड़ बन गया होगा, थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो वो भी तो ग्रोथ ही है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि, इंक्रीजमेंट। भाई तो उसमें भी तो ग्रोथ हुआ। अभी तुम एक बच्चे को देख रहे हो, मान लो वो 2 साल का है, और आज से 8 साल के बाद वो बड़ा हो जाएगा, तो ग्रोथ तो उसमें भी हुआ। लेकिन इसमें जो ग्रोथ हुआ है वो अंदर से, बॉडी के अंदर से ग्रोथ हुआ है। बाहर से कुछ थोड़ी, जैसे बाहर से धूल मिट्टी जम के थोड़ी बड़ा हो गया है वो बच्चा, लेकिन इन सब चीज़ों में जो ग्रोथ हुआ है वो बाहर से हुआ है। अभी ये कूड़ा यहाँ पे था और बाहर से कूड़ा जमा होते गया, जमा होते गया, जमा होते गया। तो ये जो ग्रोथ है इसको आप कहेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ, इसको आप साइंस की भाषा में एपोजिशन बोलिएगा। एपोजिशन को याद रखने के लिए डिपोजिशन याद रखिए ना। डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट करना, जमा करते जाना, जमा करते जाना। हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ। ये इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर से ग्रोथ होता है। कैसे होता है, क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए ग्रोथ के लिए 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे एक है तो आपका सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में सेल माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर ये 2 सेल मैच्योर होने के बाद 2 सेल में डिवाइड होंगे। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है हमेशा। तो इससे क्या होगा, संख्या बढ़ेगी तो ग्रोथ होगा। दूसरी चीज़ें, हम जो बहुत सारा खाना पानी खा रहे हैं, तो ये खाने में जो मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर जाते हैं, सेल एक्सपेंशन करते हैं, सेल बड़ा होता है ना, सेल एक्सपेंड करता है। तो ये भी कारण है। जैसे अगर आप खाना पानी नहीं खाएंगे ग्रोथ तो होगा, लेकिन लेस ग्रोथ होगा, कम। लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा है तो आप में ग्रोथ होता है। खाना जाके जमा नहीं होता है, खाना सेल में ही जाता है, लेकिन सेल को स्ट्रॉन्ग मैच्योर बनाने के लिए डाइट की ज़रूरत है। सो अल्टीमेटली हमारा बॉडी डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे ग्रोथ के लिए, और डाइट पे भी। तो याद रखिएगा ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है, लिविंग थिंग्स में भी होता है। लिविंग थिंग्स में इंटरनल ग्रोथ होता है। तो कभी भी जब आप लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टी को बताएंगे तो बोलेंगे इंटरनल ग्रोथ, ना कि एक्सटर्नल ग्रोथ। आपको पता है इंटरनल ग्रोथ को साइंस में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, इंटरसेप्शन, और इसको पोजीशन बोलते हैं। इंटर्स का मतलब अंदर होता है, इनसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चीज़ों को महसूस करना, महसूस करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। ठीक है, जैसे आप अभी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, आप इस लेक्चर को जा करके क्या कीजिए, अपनी बुक के सामने खोल दीजिए, बुक को बोले सुनो ये लेक्चर सारा याद कर लो, हमको बाद में बता देना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना। वो सुन रहा है, जब सुन ही नहीं रहा है तो रिस्पॉन्स कहाँ से देगा? लेकिन आप सुन रहे हैं तो आपके कानों में मेरी आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ आपके दिमाग तक जा रही है, और आपका दिमाग क्या करेगा? सोचेगा, समझेगा। तो आवाज़ के अकॉर्डिंग आपने सोचा, तो आवाज़ जो है, मेरी आवाज़ जो है वो आपके लिए एक मैसेज है। साइंस में इसको स्टिमुलस कहते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से हमारे बॉडी में जा रहा है, अब वो कोई भी सेंस हो सकता है, तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं। वो एक मैसेज है बॉडी के लिए, और बॉडी उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। डेथ बॉडी को कुछ भी कीजिएगा वो रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, वो ख़त्म है, वो ख़त्म हो जा रहा है उसका। इसको कितना भी मारिए, कितना भी कुछ भी कीजिए, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है।
तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? आप जगे हैं, आप जिंदा हैं, आप चीज़ों को सुन समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और पक्का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर कर रहे हैं। एक यहाँ पे टर्म आता है जो मैंने रिसर्च किया तो देखा, देखिए आपने कोमा वर्ड सुना है? ये वाला कोमा नहीं है। जब कोई भी लिविंग थिंग, मोस्टली अगर हम लोग इंसान, ये एक कंडीशन है, एक ट्रोमा कंडीशन है जहाँ पे आदमी ना लिविंग रह पाता है ना नॉन लिविंग रह पाता है। देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, लिविंग ना नॉन लिविंग, लिविंग के कुछ फीचर्स नहीं होते हैं और नॉन लिविंग के कुछ फीचर्स होते हैं, यानी लिविंग के कुछ फीचर्स होते हैं और नॉन लिविंग के भी कुछ फीचर्स होते हैं। यूँ कि लिविंग के कुछ फीचर्स कम हो जाते हैं, नॉन लिविंग के फीचर्स कुछ आ जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, सो ही वुड नॉट रिस्पॉन्ड टू मैनी थिंग्स, लाइक वो आपकी आवाज़ों को सुन करके रिस्पॉन्स नहीं देगा, चलेगा फिरेगा नहीं। तो क्या उसको डेथ मतलब डेड कह देना सही है? तो डेड नहीं कह सकते। देखिए कॉन्शियसनेस, आपको मैंने बताया कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होगा। जैसे आप उसको बोले तो आप वो गर्दन हिलाएगा, बोलेगा हाँ हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, ऐसा नहीं। देखिए कोमा वाला जो आदमी है वो रिस्पॉन्स बाहर से नहीं दिखाएगा, यानी जो कॉन्शियसनेस मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा है कॉन्शियसनेस, वो तो दिखाएगा नहीं, लेकिन उसका बॉडी अंदर से रिस्पॉन्स जरूर देगा। देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। जिंदा है कैसे, आप कैसे कहते हैं? आप उसको दवा वगैरह तो खिलाते हैं, डॉक्टर उसको दवा वगैरह देता है, तो दवा दे रहा है, वो दवा बॉडी के अंदर जाने के बाद सेल्स उसको रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सेल्स जरूर उसको देख करके रिएक्ट कर रहे हैं, सेल्स उसको यूज़ कर रहे हैं उन दवा को। तभी तो आदमी अभी भी जिंदा है, सांस वाँस ले रहा है, हार्ट वार्ट चल रहा है। यानी कि कुछ सर्टेन केमिकल्स और सर्टेन ड्रग्स, दवा खाना पानी के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स दिखा रहा है, यानी कि वो जिंदा है। कुछ बॉडी के पार्ट्स नहीं काम कर रहे, कंप्लीट डेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी वो कॉन्शियस है, उसकी कुछ सेल्स कॉन्शियस है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म, ये शायद रह गया था, लेट मी टेल यू। देखिए मेटाबॉलिज्म ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखिए इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो लाइफ है ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, सबको एक ही वर्ड में डिफाइन किया जाता है, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। देखिए होता क्या है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में कुछ ना, जब कोई रिएक्शन होता है तो समथिंग इज मेड और समथिंग इज ब्रोकन, यही होता है ना। जैसे देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक रिएक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाऊँ तो ग्लूकोज बनता है और इसमें एक गैस भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो कंपाउंड्स मिल करके एक नया कंपाउंड बना है यहाँ पे कुछ चीज़ बना है ना। चलिए इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, ग्लूकोज को इधर लेके आइए, ऑक्सीजन से कंबाइन करवाइए, इसको उधर भेज दीजिए, CO2 H2O, और इस प्रोसेस में निकलेगा एनर्जी। आपको पता है, आप किस रिएक्शन को देख लिए, ज़रा गौर करिए। ये है फोटोसिंथेसिस और ये है रेस्पिरेशन। अगर आप इस लॉजिक से पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे। फोटोसिंथेसिस का रिवर्स होता है। देखिए तो इसमें कुछ बना है और इसमें इसी ग्लूकोज को ब्रेक किया गया है इसी ऑक्सीजन के साथ। तो बनने वाले मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ बनता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच समथिंग इज ब्रोकन डाउन उसको बोलते हैं केटाबॉलिज्म। क्लियर है? याद कैसे रखेंगे? केटा बोले तो काटना मतलब तोड़ना। देखिए इसको तोड़ा गया है, तो जब इसका मतलब तोड़ने वाला हो गया तो इसका मतलब बनने वाला। सो हमारे बॉडी में यही सारे रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी में या तो कुछ बनता है या तो टूटता है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते। जैसे कि डाइजेशन, ये कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो एनाबॉलिज्म की वजह से होता है। ग्रोथ का मतलब कुछ बनेगा, जुड़ेगा, तब ना बॉडी बढ़ेगा। अगर आप दुबले पतले हो रहे हैं तो समझिए कि आपके बॉडी में कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, और आपका बॉडी ग्रो कर रहा है ठीक ढंग से, तो समझिए एनाबॉलिज्म एक्सीड कर गया, ज़्यादा हो गया कैटाबॉलिज्म से। ये बात भी आप याद रखिएगा, नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है।
सो ये था मेटाबॉलिज्म। आप बताइए क्या नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है उसके बॉडी के अंदर? तो उसमें नहीं देखने को मिलता। तो मेटाबॉलिज्म भी जो है केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिज्म को हम लैब में करवा सकते हैं, ऐसी बात है, केमिकल रिएक्शन को लैब में करवा सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली एक लिविंग सेल में होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग एंड रिपेयर का मतलब होता है, हील का मतलब होता है ठीक होना, रिपेयर का मतलब भी क्या होता है, टूटे फूटे पार्ट का जोड़ना, मतलब मीनिंग बराबर है। आपने कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग को टूट के जुड़ते हुए देखा है? मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको काट दिया, तो क्या 2-4 दिन 10 दिन के बाद यहाँ से वो आ जाएगा पार्ट? नहीं आ सकता। सो हीलिंग का मतलब होता है बॉडी में अगर कोई कहीं पे कोई कट लग गया, छिल गया, तो टूट गया, तो वहाँ दोबारा ठीक होगा। वो लिविंग थिंग का बहुत ही एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लिविंग थिंग्स में ही होता है। ठीक है। रिपेयर का मतलब भी वही हुआ, टूटे फूटे चोटिल पार्ट का दोबारा से ठीक होना। तो ये केवल लिविंग थिंग्स में देखा जाता है, हीलिंग एंड रिपेयर। मूवमेंट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, मूवमेंट भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ध्यान रखिए, लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। समझिएगा बात को। क्या पेड़ पौधों को आपने मूवमेंट करते हुए देखा है? सारे पेड़ पौधे नहीं करते, कुछ पेड़ पौधे करते, जैसे टच मी नॉट प्लांट, छुइएगा तो छुई मी प्लांट है वो, है ना, तुरंत झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, तो उसमें मूवमेंट होता है। लेकिन सारे प्लांट्स मूवमेंट जो है, विजिबल मूवमेंट नहीं, मूवमेंट होता है उसमें पक्का, विजिबल मूवमेंट नहीं होता है। देखिए प्लांट में बहुत स्लो मूवमेंट होता है, मूवमेंट नहीं होता तो प्लांट ग्रोथ नहीं करता। प्लांट में जो है लाइट की तरफ ग्रोथ होता है, जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है ना, शूट जिसको हम बोलते हैं, तो वो सनलाइट की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और प्लांट का जो रूट है वो धरती के नीचे की ओर बढ़ता है, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो ग्रोथ उसमें होता है और मूवमेंट भी होता है, लेकिन स्लो है, नहीं देख सकते। यानी कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, कुछ में नहीं दिखेगा तो कहेगा उसमें लाइफ ही नहीं है, तो गलत बात है। सो मूवमेंट की बात करें तो आपके घर में फैन चल रहा है, लेकिन उसमें वो जो मूवमेंट है वो लिविंग थिंग का मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मूवमेंट दो, देखिए मूवमेंट जो है, आप लोकोमोशन की बात कर रहे हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? देखिए एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो लोकोमोशन होता है। लोको मतलब होता है लोकेशन, मोशन का मतलब तो पता ही, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई चीज़ एक से दूसरी जगह जाता है, डिस्टेंस में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं मोशन में। तो जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, तो मैं मोशन में हूँ। तो ये लिविंग थिंग्स जो हैं लोकोमोशन शो करते हैं, जो मूवमेंट का एक टाइप है। प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, प्लांट्स एक से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते, मतलब एक से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह पे उनका मूवमेंट होता है, हिलते डुलते। तो मूवमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब खाली ये बोल करके वो मूवमेंट कर रहा है, लिविंग थिंग है, ये गलत बात। अब मान लीजिए वहाँ से एक अपने से क्या हुआ कि उधर एक क्या है कि पत्ता उड़ रहा है हवा की वजह से, आपकी तरफ हवा नहीं, उधर हवा है, तो क्या बोलिएगा उसमें जान है, उसमें आत्मा है कि नहीं है? और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमारे बॉडी में इतने सारे रिएक्शन होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, कि उसमें वेस्ट बनेगा ही बनेगा, है ना। किचन में जितना सारा काम होता है, वेस्ट बनता है कि नहीं बनता है? तो जहाँ काम होगा वहाँ वेस्ट बनेगा। तो वेस्ट को जमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, और वही जमा होते रहेगा तो बॉडी में और चीज़ कहाँ जाएगा। तो इन वेस्ट का निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे बॉडी में देखिए यूरिन एक वेस्ट है, फीकल मैटर मतलब समझ रहे हैं ना, वो वेस्ट है, पसीना वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, मुँह से जो भाप निकल रहा है वो वेस्ट है। तो इनका निकलना ज़रूरी है बॉडी से। तो रिमूवल ऑफ ये कौन करेगा? तो कौन करेगा भाई? तो ये करेगा लिविंग थिंग। अब आपके घर में एक डब्बा पड़ा हुआ डस्टबिन, आप उसमें पूरा वेस्ट भर के रखे हुए हैं, क्या वो बोलेगा डस्टबिन कि हमको निकालो बाहर, या अपने आप पलट जाएगा, सारा चीज़ निकाल देगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। आपको उसके साथ कुछ भी करिए, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है वेरिएशन। लिविंग थिंग्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, तो उनके बच्चों को देखिएगा तो वो उनसे थोड़े अलग होंगे, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएशन भी देखने को मिलता है, बदलाव, है ना, याद रखिएगा इस बात। अडेप्टेशन ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है।
देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस वातावरण में वो रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उनको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। नहीं चेंज करेंगे तो वहाँ पे वो रह नहीं पाएंगे। जैसे कि मछली पानी में इसलिए रह पाती है क्योंकि मछली ने पानी के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है, अपना लिया है। कैसे अपनाया है? तो पानी में रहने के लिए मछली के पास गिल्स होते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है ताकि वो अच्छे से तैर सके। गिल्स ताकि पानी के डिज़ोल्व ऑक्सीजन को निकाला जा सके और मछली को दिया जा सके। अब वही मछली को आप लैंड पे लेके आएंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पा रही है धरती को। हम पानी में नहीं रह सकते क्योंकि हम वाटर के लाइफ को अडेप्ट नहीं कर सकते। सो कहीं पे भी किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अडेप्टेशन, यानी कि उस एनवायरनमेंट को अपना लेना। हम नहीं अपनाएंगे तो एनवायरनमेंट हमको छांट देगी, निकाल के भगा देगी, जाओ यहाँ से, तुम एडजस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं, वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, मतलब जिंदा वही रहेगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत होगा। इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये तब आता है जब हम उसको अडेप्ट करते हैं। आप खुद ही सोचें ना, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे अडेप्ट ही नहीं कर पाते, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आप भी वैसे जगहों पे रहते होंगे जहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते होंगे। जैसे मान लीजिए वैसे लोग होंगे जो मतलब जिनके बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो आपको दिक्कत होती होगी वहाँ पे रहने में, क्योंकि आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे। और वैसी जगह जहाँ पे आप सारे लोगों के साथ मिल बांट के रहते हैं, खूब हंसी मजाक करते, बातें करते, यानी कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुके हैं, आपको वहाँ रहने में बड़ा अच्छा लगता है। सो एडेप्टेशन इज समथिंग कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के चेंजेस को अपनाएं और हम अपने बॉडी में वो चेंजेस को दिखाएं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी भी चेंज हो। सो एडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से कैमल जो है डेजर्ट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को चेंज कर लिया है, पोलर बियर अपने बॉडी को ठंडे रीजन में रहने के लिए बदल लिया है। तो एडेप्टेशन की वजह से ये सब होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये जो चेंजेस होते हैं वो मतलब शॉर्ट टाइम पे नहीं होते, शॉर्ट टाइम में नहीं होते, सैकड़ों हज़ारों साल लगता है बॉडी को उसके अकॉर्डिंग चेंज होने में। वैसे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्प्रेरी होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आप हाइट पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं आप काफ़ी हाइट पे, तो जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि हाइट के साथ साथ एयर का प्रेशर कम होता है। सो एयर का प्रेशर कम होगा तो एयर में ऑक्सीजन कम होगा, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे तो बॉडी क्या करती है ना, जल्दी जल्दी आरबीसी के नंबर को बढ़ाने लगती है तुरंत। बात समझ रहे हैं? ताकि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रह सके। तो ये शॉर्ट चेंजेस है जो बॉडी कर लेती। कुछ चेंजेस बॉडी थोड़े समय के लिए कर लेती, बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। उसके बाद रिप्रोडक्शन है। देखिए, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। हाँ, ये तो ठीक है कि कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग थिंग्स जो है ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करेंगे। बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स आप देखते होंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं रहते? जिंदा रहते हैं। तो लिखा क्यों गया है यहाँ पे? इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग थिंग्स में ही देखा जा सकता है। सारे नहीं करते, लेकिन करते हैं जो लिविंग थिंग्स ही करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी तरह बच्चे को जन्म देता है ताकि उसकी प्रजाति आगे बढ़ सके और इस तरह से धरती पे लाइफ मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम पीरियड होता है, यानी बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का एक टाइम पीरियड। कोई अमर नहीं है यहाँ पे, यानी कि उनका एक लाइफ टाइम जो है, एक लाइफ स्पैन फिक्स है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का लाइफ फिक्स नहीं है, वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है जब तक उसको मतलब उसको थोड़ा ख़त्म ना किया जाए। लेकिन हमारा लाइफ फिक्स है, हमारा एक लाइफ स्पैन है लिविंग थिंग्स का। लास्ट जो मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, क्योंकि दुखद है बहुत, वो है डेथ, है ना। कहानी शुरू हुई थी सेल से और ख़त्म हो जाएगी डेथ पे। एक कटु सत्य है, दुनिया का इकलौता सच, डेथ, इसको कोई नहीं टाल सकता। हमारा बॉडी धीरे 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 बड़ा हुआ, हमने ज़िंदगी जी, बॉडी कभी बहुत स्ट्रांग और मैच्योर हुआ, यंग हुआ। धीरे 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 क्या होता है, इसकी कैपेसिटी, इसके पावर कम होने लगते हैं। और ये जो बॉडी जब ओल्ड एज में चले जाता है तो सेल्स धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, इनकी काम करने की शक्ति कम हो जाती है। देखिए, डेथ एक इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ। डेथ एक दिन या एक सेकंड में नहीं आता है।
देखिए हमारा बॉडी कई तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो धीरे धीरे जो एजिंग प्रोसेस में हम जाते हैं तो ये सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो जब ये डैमेज बहुत दिन से शुरू हो चुका है, बस हम देखते हैं जैसे हम बूढ़े होते हैं 50 तरह की बीमारियां आ जाती, कभी ये चीज़ है तो वो, कभी बीपी है, कभी शुगर बढ़ गया तो दिख नहीं रहा है, पैर में दर्द, तो ये डेथ के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। अब क्या होगा, अचानक से एक दिन ये सारे पार्ट्स काम करने बंद कर देंगे और हम हमेशा के लिए भगवान के पास। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, लेक्चर पूरा देखा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स। मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर के बाद इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊँगा। आई होप कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ। और आपसे फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, दूसरे जितने भी मतलब आपके मेट्स हैं, आप उनके साथ शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे भी, और ये प्रॉमिस है आपसे कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। Thank you very much for being with me. Thank you.